प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ 4 राजनीति विज्ञान भारत के विदेश संबंध में भारत की विदेश नीति क्या है, उसको निर्धारित करने वाले आंतरिक तत्वों, बाह्य तत्वों, विदेश नीति के जो बेसिक लक्ष्य हैं उनके विषय में और विदेश नीति के जो अन्य लक्ष्य हैं उनके विषय में पढ़ा था। आज का मुख्य विषय है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत मीन्स इसके प्रिंसिपल। विदेश नीति के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? पहला पॉइंट है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसा कि पहले बताया था मैंने आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया है वो क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या है? दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। दोनों ही क्या थी? विरोधी विचारधाराएं थी, एक दूसरे का खात्मा करना चाहती थी। पूंजीवाद और जो साम्यवाद है दोनों ने क्या किया था? अपने अपने सैन्य गुट बना लिए थे। लेकिन भारत और एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो उन्होंने क्या किया? अपना एक अलग गुट बनाया जिसको हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो दोनों गुट थे उनके सैनिक गुटों से अलग रहना। गुट निरपेक्षता क्या है कि दोनों जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सैनिक गुट थे या गुट थे मेन, उनसे क्या है? अलग रहना। उसको कहते हैं गुट निरपेक्षता। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट है उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को, यानी कि एक तो क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र है और दूसरा क्या है? कमजोर राष्ट्र। दूसरा क्या चीज है? कमजोर राष्ट्र। तो शक्तिशाली राष्ट्र जब कमजोर राष्ट्र को क्या है? अपना गुलाम बना ले। क्या कर ले? गुलाम बना ले और उसका क्या है? आर्थिक शोषण करे। आर्थिक शोषण करे तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। और हम जानते हैं कि जो भारत है, एशिया और अफ्रीका के देश है, वो क्या थे? उपनिवेश रह चुके थे। भारत किसका उपनिवेश रहा था? ब्रिटेन का। तो इसीलिए क्या है? भारत क्या है? उपनिवेशवाद का विरोधी था और उसने अपनी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत के तौर पर क्या किया? उपनिवेशवाद का विरोध, इस चीज को अपनाया। तीसरा पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद क्या था कि जब शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा क्या है? अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाए। सीमाओं का क्या है? विस्तार किया जाए और उस विस्तार के तहत क्या है? फिर से कमजोर राष्ट्र आएंगे, शक्तिशाली राष्ट्र और कमजोर राष्ट्र। दो चीजें यहाँ भी दिखाई देंगी आपको इस पॉइंट में भी कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए क्या है? इन कमजोर राष्ट्रों को क्या है? गुलाम बना लेंगे। उन पर क्या है? अपनी नीति थोपेंगे। अपनी नीति, अपनी बातें हैं जो भी है, अपना जो है होल्ड जिसको बोलते हैं, यानी पॉलिटिकल होल्ड, उस कमजोर राष्ट्र पर क्या है? ये जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो करेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। और भारत क्या है? उपनिवेशवाद का विरोधी था, उसके साथ साथ क्या है? हमेशा ही साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। तो भारत ने जब क्या है? जब कभी भी किसी शक्तिशाली राष्ट्र ने कमजोर राष्ट्र को क्या है? अपने शिकंजे में दबाना चाहा, उसको होल्ड करना चाहा जबरदस्ती, तो भारत ने उसका विरोध किया था। तो ये जो पॉइंट है, इस चीज का विरोधी होने के कारण ही भारत ने क्या किया कि जब अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र। और दूसरा कौन सा राष्ट्र था? क्यूबा।
क्यूबा पर अपना होल्ड स्थापित करना चाहा तो क्या है, भारत ने इसका विरोध किया था, इस अमेरिका का विरोध किया था। इज इट क्लियर? चौथा पॉइंट है जातिवाद और रणभेद का विरोध। भारत क्या है, हमेशा ही जातिवाद का और रणभेद का विरोधी रहा है, और इसी कारण से उसने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका की जो रणभेद नीति थी उसका क्या है, विरोध किया था। भारत ने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका की जो रणभेद नीति है, जातिवादी नीति है, उसका क्या किया था, विरोध किया था। अगला पॉइंट है पंचशील का सिद्धांत। ये एक अति महत्वपूर्ण विदेश नीति का सिद्धांत है। पंचशील क्या है, 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंट का क्या है, एक समूह है, एक सिद्धांत है, जिसको 1954 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अपनाया था। और ये जो सिद्धांत है पंचशील का, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सह अस्तित्व को बनाए रखने में क्या है, महत्वपूर्ण है कि इन 5 पॉइंटों को अगर कोई भी देश अपना लेता है तो क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय शांति उससे क्या हो सकती है, स्थापित हो सकती है। तो भारत ने 1954 में अपनाया था इस सिद्धांत को। और क्या है, सबसे पहले भारत ने क्या है, इस सिद्धांत को कब अपनाया, जो चीन है उसके साथ, चीन जो देश है उसके साथ इस सिद्धांत को अपनाया था। और उस समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाउ एन लाई जो है चीन के प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई। और चाउ एन लाई के साथ कौन से मुद्दे पर इस सिद्धांत को अपनाया था, सबसे पहले तिब्बत के मामले पर, तिब्बत मामले पर इस सिद्धांत को अपनाया गया था। 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ, एक बाडुंग सम्मेलन हुआ, उसमें भी इस सिद्धांत को अपनाया गया। तो ये जो सिद्धांत है, 5 पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, पहला है एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना, कि जो भी देश इस सिद्धांत को फॉलो करेगा वो दोनों देश, कि भारत और सामने वाला दूसरा जो देश है वो एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता बनाए रखेंगे। अखंडता मीन्स अखंड, अखंड शब्द से बना है अखंडता, कि उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा, उसको क्या है, एक यूनिट माना जाएगा, एक यूनिट, कि जैसे भारत देश है वो क्या है, एक यूनिट है, चाहे भले ही उसमें क्या है 28 राज्य हों, लेकिन क्या है वो एक यूनिट है, उसकी उस यूनिटी को बनाए रखेगा दूसरा राष्ट्र। और उसकी प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता मैंने आपको बताया था कि आंतरिक और बाह्य फैसले, प्रभुसत्ता में क्या चीजें होती है, आंतरिक और दूसरा क्या होती है, बाह्य जो है वो फैसले। बाह्य फैसले क्या है, कोई भी राष्ट्र खुद जब ले सकता है तो उसको कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र। तो उसकी प्रभुसत्ता को, उसकी अखंडता को बनाए रखेगा। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे पर आक्रमण न करना, कि एक दूसरे पर कभी भी बिना कारण, बिना बताए उस पर अटैक कोई राष्ट्र नहीं करेगा। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कि अपने अंदरूनी तौर पर क्या है, कोई भी देश किसी भी प्रकार की नीति अपनाए, आंतरिक तौर पर क्या है, कोई भी राष्ट्र किसी भी नीति को क्या है फॉलो करे अपने देश में, तो उसको क्या है, उसमें कोई भी दूसरा जो देश है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपनी क्या है घुसपैठ या टांग अड़ाने का काम है वो नहीं करेगा। चौथा है आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखना। ये जो मित्रता की भावना है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है, कोई भी राष्ट्र, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो सोशल एनिमल है,
तो वो अकेला नहीं रह सकता। इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र क्या है अपनी सभी जरूरतें अकेला पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको क्या है मित्र की जरूरत होती है। तो एक दूसरे से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। और ये जो मित्रतापूर्ण संबंध दूसरा क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित होती है। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि खुद भी जिए हम और दूसरों को भी जीने दें, कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, उस पर जबरदस्ती आक्रमण ना करें, यानी ये सारे ऊपर वाली जो चीजें हैं वो ना करें, तो ये चीज जो है वो अपने आप ही आ जाएगी। कल कुछ और विदेश नीति के सिद्धांत में कुछ और पॉइंट हम करेंगे। आशा करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।